Hi everyone, hope you all are doing great. So in this video we are going to discuss some important multiple choice questions for paper 4 and section B, that is fundamentals of management. So let's start. So the first question is, dash is both an organizational necessity and a managerial responsibility. So out of all these options, ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक नेसेसिटी है, एक नीड है, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट, एट द सेम टाइम मैनेजर्स की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो द ऑप्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, प्लानिंग, because we know that planning is the most important, the primary function of management. Planning is the first step where organizations, they decide what needs to be done, how it needs to be done, when it needs to be done, by whom it needs to be done, right? हमारे क्या missions हैं, हमारे क्या goals और objectives हैं, कैसे fulfill करना है. So everything is decided through प्लानिंग. सो दैट इज वाई प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक नेसेसिटी है, एक नीड है, बिकॉज इसके बगैर तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे. एट द सेम टाइम ये मैनेजर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे हैव टू प्लान well if they want to succeed in the long run, if they want to grow. So always remember that planning is the most important, it is the primary function of every organization. Next question, decisions into programmed decisions and non-programmed decision is adopted by. So out of these options, कौन से author ने decisions को दो categories में accept किया था? So Herbert Simon adopted two kinds of decisions, programmed and non-programmed. Now you all know programmed decisions कौन से होते हैं? जो routine activities के लिए लिए जाते हैं, जो कंपनीज डेली बेसिस पर एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, डेली ऑपरेशंस. सो ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए रूटीन बेसिस पर जो आप डिसीजंस लेते हैं, दे आर प्रोग्राम डिसीजंस. बट जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो रूटीन एक्टिविटीज के लिए नहीं होते. दीज डिसीजंस आर टेकन फॉर द एक्टिविटीज विच आर यूनिक इन नेचर. ये डिसीजंस लिए जाते हैं उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए, उन सिचुएशन से डील करने के लिए विच आर न्यू टू द बिजनेस. ऑन द अदर हैंड प्रोग्राम डिसीजंस के लिए हमें इतना नहीं सोचना पड़ता, इतना डेलिबरेट नहीं करना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है, लॉजिक्स एनालिसिस की प्रोग्राम डिसीजंस के लिए जरूरत नहीं पड़ती है. दैट्स द रीजन दैट नॉन प्रोग्राम डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेती है. On the other hand, program decisions, they can be taken by the lower level of management. Rest of the options, option A, Peter Drucker, M. Lopez, John McDonnell, ये सारी options irrelevant है. Next question, dash means dispersal of authority throughout the organization. Is it centralization, delegation of authority, decentralization, none of the above? So our correct option here is option C, decentralization, because यहाँ पे हमें बोल रहे हैं dispersal of authority, not transfer. अगर सिर्फ transfer of authority है, then that is delegation of authority. यहां पर आप सिर्फ अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन लेवल टू दी अनदर लेवल. सो 1-to-1 बेसिस पर होता है ये, फ्रॉम वन लेवल टू दी अनदर लेवल. एक ही लेवल यहां पर इन्वॉल्व्ड है. बट जब अथॉरिटी को, पावर को डिस्पर्स किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है throughout the organization, that's the keyword here, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डाउन टू द लोएस्ट लेवल, हर लेवल पर जब डेलीगेशन डिस्पर्स हो रही है, अथॉरिटी को, पावर को हर लेवल पे मैनेजर्स को दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. सो सिंपली पुट, जब डेलीगेशन वाइड स्केल पर होती है, एट एवरी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, throughout the organization, so that is decentralization. और centralization तो आपको पता है, जब अथॉरिटी को एक ही लेवल पर हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, सेंट्रलाइज कर लेते हैं at the top level. Next question, decentralization is completed only when the fullest possible delegation is made at dash of organization, lower levels, top level, middle level, at all levels. So अभी हमने डिस्कस किया था, डिसेंट्रलाइजेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन. सो पूरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑल द लेवल्स. सो डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल पे जब आप डेलीगेशन कर रहे हो, तब आप उसको बोलोगे दैट फुलेस्ट पॉसिबल डेलीगेशन हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, none of the above. कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का मतलब है that जब बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल डेविएशन हो जाएंगी या सिग्निफिकेंट डेविएशन हो जाएंगी,
सिर्फ तब मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज एम्प्लॉयज खुद डिसीजंस ले सकते हैं. बट व्हेन थिंग्स विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स के बहुत ज़्यादा बिलो आपकी परफॉर्मेंस चली जाएगी या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इन दैट केस आपको अपने मैनेजर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. अदरवाइज मैनेजर्स कैन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, दे कैन डील विद इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड दे डोंट नीड टू फोकस ऑन एवरी एक्टिविटी. बट हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और एक्सेप्शनल केसेस होंगे, जब करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, इन दैट केस आप मैनेजर्स को इन्वॉल्व करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ने अपनी मार्केटिंग टीम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर हमारी मंथली सेल्स 2% से ड्रॉप हो रही हैं या लेस देन 2%, देन इट्स ओके, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. लेकिन अगर हमारी सेल्स 2% के बियॉन्ड डिक्रीज हो रही है, 5%, by 10%, 15%, then this is something exceptional, ये significant है. एंड इन दिस केस एम्प्लॉयज को, मार्केटिंग टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द मैनेजर्स. अब मैनेजर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हम इस डिप को, ये जो सेल्स में हो रहा है, उसे हम रोक सकते हैं. सो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन को हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं. दैट मैनेजमेंट सिर्फ तब इन्वॉल्व होगी जब कुछ सिग्निफिकेंट हो जाएगा एंड जब कुछ एक्सेप्शनल नेचर का हो जाएगा. सो ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कुछ गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं और वो सेट करते हैं. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है दैट आप सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, दिस ऑफ कोर्स इज इररिलेवेंट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिकेशन. सो ये तो बहुत सिंपल है, बट काफी बार एक इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी में कंफ्यूजन हो जाता है. बट आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू. डिस्पर्सल मतलब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. बट व्हेन इट इज वन टू वन, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को अथॉरिटी दे रहा है, पावर दे रहा है, सो दैट इज डेलीगेशन. सो ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट. सेंट्रलाइजेशन, अगेन लाइक वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसका मतलब होता है दैट जो पावर है, अथॉरिटी है, वो सेंट्रली लोकेटेड है. एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग योर आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नॉट अथॉरिटी. नाउ पोस्ट कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? पोस्ट कंट्रोल का पहले तो हम ये देखते हैं मतलब क्या होता है. पोस्ट कंट्रोल मीन्स समथिंग दैट हैपेंस आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज हैव बीन परफॉर्म्ड. तो सारी एक्टिविटीज करने के बाद, खत्म होने के बाद, जब हम चेक करते हैं कि क्या हमने अपने स्टैंडर्ड्स को मीट किया, हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या हमने एक्टिविटी सही तरीके से करी, सो उसे हम कहते हैं पोस्ट कंट्रोल. So another name for post control is feedback control. Option A here is correct. Feedback कब दिया जाता है? किसी एक्टिविटी के होने के बाद. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी डिड यू अंडरस्टैंड, फिर आप मुझे फीडबैक दोगे. उसके बेसिस पर आई एम गोइंग टू चेक कि अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपका ये फीडबैक है दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, फिर अकॉर्डिंगली मैं करेक्टिव एक्शंस लूंगी. नेक्स्ट टाइम मैं आपको और बेटर एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. इजंट इट? कंकरेंट होता है ड्यूरिंग द एक्टिविटी, जैसे जैसे एक्टिविटीज हो रही हैं. कंकरेंट कंट्रोल क्या होता है? जिसे हम स्टीयरिंग कंट्रोल भी कहते हैं, या इसे हम करंट कंट्रोल भी कहते हैं. सो बेसिकली ये क्या है? जब हम कंट्रोल कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, जब एक चीज चल रही है, जब एक्टिविटी चल रही है, तो साथ साथ जो हम कंट्रोल लगाते हैं. अब जैसे आप गाड़ी स्टीयर कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी का स्टीयरिंग राइट करना है, लेफ्ट करना है, दैट वुड डिपेंड अपॉन द कंडीशंस ऑफ द रोड, राइट. फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री कंट्रोल, अब इन्वेंट्री को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो वो तो साइड बाय साइड होगा, राइट. जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, अकॉर्डिंगली आपको साथ साथ इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ेगी. सो दैट इज कॉल्ड कंकरेंट कंट्रोल. एंड देन देयर इज प्री कंट्रोल. एक हो गया पोस्ट, एक हो गया प्री. प्री क्या होगा? बिफोर एनी एक्टिविटी स्टार्ट्स. सो कुछ भी शुरू करने से पहले ही अगर आप कंट्रोल लगा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कार से कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तो वो जर्नी शुरू करने से पहले आप चेक करोगे ना कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, गाड़ी के टायर ठीक है, इंजन ठीक है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है. क्यों कर रहे हो? सो दैट आपकी जर्नी सही हो, रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए. सिमिलरली कंपनीज वो भी अपनी मशीनरी को चेक करती हैं, पहले से ही रिपेयर कर लेती हैं.
सो दैट वो बाद में मैल फंक्शन ना हो जाए और आपका जो काम है वो रुक ना जाए. सो कुछ शुरू करने से पहले जो हम कंट्रोल लगा लेते हैं उसे कहते हैं प्री कंट्रोल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. सो प्री कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कुछ शुरू करने से पहले, पोस्ट बाद में, फीडबैक सब कुछ हो जाने के बाद. आई होप इट इज क्लियर. Next question. A systematic evaluation of the functioning, performance and effectiveness of management of the organization is जब आप बहुत ही systematic way में evaluate कर रहे हैं, check कर रहे हैं, examine कर रहे हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट फंक्शन कर रही है, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, कितनी इफेक्टिवली उन्होंने काम किया है, कंपनी को मैनेज किया है, प्लानिंग करी है, डिसीजंस लिए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं. सो जब आप ये सब कुछ इवैल्यूएट कर रहे हो, सो उसे हम क्या कहते हैं? इज इट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और none of the above. So correct option here is option B, management audit. क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट का ऑडिट हो रहा है. ऑडिट क्या होता है? कुछ एग्जामिन करना है ना. तो यहाँ पे किसका ऑडिट हो रहा है? मैनेजमेंट ने कितना इफेक्टिवली काम किया है, कितनी इफेक्टिवली उन्होंने पॉलिसीज बनाई, प्लानिंग करी, करेक्टिव एक्शंस लिए, अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म किए, फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, एवरीथिंग. दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट. ऑन दी अदर हैंड इंटरनल ऑडिट क्या होगा? ये भी एक तरह का इवैल्यूएशन है, लेकिन इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, वेदर इट इज योर एम्प्लॉइज हु आर डूइंग समथिंग और मैनेजमेंट दैट इज डूइंग समथिंग, हर एक्टिविटी इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब हम उसे एग्जामिन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट. सो इंटरनल ऑडिट इज अ ब्रॉड टर्म, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ नैरो टर्म, बिकॉज यहाँ पर आप सिर्फ मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो. देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करना, इंफॉर्मेशन, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कैसे हम उसे स्टोर करेंगे, कैसे वो एनालाइज होगा. सो दैट इज कॉल्ड MIS. Now the next question is, there can be no leadership without. Leadership किसके बगैर नहीं हो सकती? Managers, subordinates, followers, superiors. Usually यहाँ पर क्या मार्क करके आया जाता है? Managers या superiors को मार्क कर दिया जाता है. That lead कौन करेगा? एक manager ही lead कर रहा है ना, या एक superior वो अपने subordinates को lead कर रहा है. तो अगर manager ही नहीं होगा, superior ही नहीं होगा, तो leadership कैसे होगी? But this option and this option is incorrect. Always remember, leadership is nothing without followership or followers. Leader lead किसको करेगा? किसे गाइड कर रहा है, किसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसे मोटिवेट कर रहा है? कोई होगा. कौन है वो? फॉलोअर्स. राइट. सो फॉलोअर्स ही हैं जो एक इंडिविजुअल को लीडर बनाते हैं. फॉलोअर्स हैव दैट पावर कि वो किसी को एज लीडर एक्सेप्ट करें या ना करें. द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी, फॉलोअर्स. एंड ऑप्शन बी इज सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट वर्ड का यूज तब किया जाता है जब कोई सुपीरियर होता है. सो जो हायर लेवल पे है उसे हम सुपीरियर बोलेंगे और उसके अंडर जो काम कर रहा है दैट इज सबऑर्डिनेट. सो यहाँ पर हम लीडर की बात कर रहे हैं. लीडर के कौन होते हैं? Followers. Without followers, leader is nobody. Next question. Concentration of authority at the top level of the organization is known as. जब authority को, power को concentrate कर दिया जाता है, सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, एक ही जगह पे सारी पावर है, सिर्फ टॉप लेवल ही सारे डिसीजंस ले रहा है एंड बाकी सबको सिर्फ उन डिसीजंस को फॉलो करना है. सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लीडरशिप प्रोसेस इज इंटरप्ले ऑफ 3 एलिमेंट्स, which means that leadership के पूरे प्रोसेस में there are 3 important factors और 3 important elements without which leadership process complete नहीं होगा. So leadership के process की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे leader और फॉलोअर, ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों फैक्टर्स तो डेफिनेटली होंगे. किस तरह के हमारे फॉलोअर्स हैं, राइट, उनकी क्या एटीट्यूड्स हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है, अकॉर्डिंग टू दैट लीडर एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडॉप्ट करेगा. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज सिचुएशन. सिचुएशंस पर भी डिपेंड करता है कि लीडर किस तरह का होगा, फॉलोअर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं. अब अगर डायनामिक इन्वायरमेंट है, क्विकली चेंजेस हो रहे हैं, सो इन दिस काइंड ऑफ अ डायनामिक इन्वायरमेंट आपको आइडियाज की जरूरत पड़ेगी. सो इन दिस केस आप सबको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे. ऑन द अदर हैंड अगर इन्वायरमेंट स्टैटिक है, ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, सो द लीडर कैन अडॉप्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑल्सो, उससे भी काम चल जाएगा. सो द इंटायर प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज एन इंटरप्ले ऑफ 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, लीडर, फॉलोअर एंड सिचुएशन. Next question.
ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को हम और क्या कहते हैं? अथॉरिटेरियन लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, फ्री रेन लीडरशिप, नन ऑफ द अबव. सो दिस इज इजी, वेरी सिंपल. ऑटोक्रेटिक लीडर को हम अथॉरिटेरियन लीडर भी कहते हैं. अथॉरिटेरियन लीडर मतलब जो सारी अथॉरिटी, सारी पावर खुद के पास रखता है. डिसीजन मेकिंग में वो किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करता है. Employees, they just have to follow the orders of the leader. That is called autocratic leadership. Democratic leadership क्या होती है? इसे हम कहते हैं participative leadership, जहां पर फॉलोअर्स के एम्प्लॉयज की ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स को भी कंसिडर किया जाता है, उनके साथ डिस्कशंस करी जाती हैं, डिसीजन मेकिंग में उन्हें पार्टिसिपेट कराया जाता है और तब जाके लीडर एक डिसीजन लेता है. देन वी हैव फ्री रेन लीडरशिप, जिसे हम कहते हैं लेज़र फेयर लीडरशिप, जहां पे आप कंप्लीट फ्रीडम दे देते हैं. यू ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज दैट आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो नॉलेजेबल हैं, आपको उन पर एक ट्रस्ट है, बिलीफ है दैट दे कैन टेक गुड डिसीजंस. सो यू आर गिविंग देम द फ्रीडम टू टेक डिसीजंस देमसेल्व्स. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, व्हिच इज इररिलेवेंट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The style may be appropriate when the subordinates are well trained, highly knowledgeable, self-motivated. इनमें से कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो तब appropriate होगा, suitable होगा, तब काम करेगा जब आपके सबॉर्डिनेट्स अच्छी तरह से ट्रेंड हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल चुकी है कि सही तरीके से काम कैसे करना है. दे आर हाईली नॉलेजेबल ऑल्सो, वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं, नॉलेजेबल हैं. एंड दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, वो खुद मोटिवेटेड फील करते हैं, उन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो ऐसी सिचुएशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल काम करेगा? फ्री रेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप. ऑप्शन बी, फ्री रेन. आपने कंप्लीट फ्रीडम दे दिया to your employees. You have complete authority to take the decisions because you are highly trained, आप knowledgeable हो एंड आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो. सो हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे. यू कैन टेक डिसीजंस योरसेल्फ. इज दैट क्लियर? एंड ऑटोक्रेटिक आपको पता है, जो सारे डिसीजंस खुद लेता है. पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक लीडर जो सबकी सुनता है, सबकी ओपिनियंस लेता है, बट डिसीजन फिर वो फाइनली खुद ही लेता है. एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारी ऑप्शंस तो हो नहीं सकती. नेक्स्ट, who considered coordination as a permeating function of management passing through the managerial functions of planning, organizing, staffing, leading and controlling. इनमें से किसने कहा that coordination एक permeating function है? Permeating means something that is spread throughout. सो कोऑर्डिनेशन एक परमिएटिंग फंक्शन है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो सारे मैनेजरियल फंक्शंस करने के लिए ज़रूरी है. हर फंक्शन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की तो ज़रूरत है, बी इट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. सो ये किसके व्यूज थे? हु सेड दैट? So the correct option here is option A, George Terry and Theo Hyman. So these authors were of the view that management का कोई भी function perform करने के लिए, सही तरीके से perform करने के लिए, be it planning, organizing, staffing, leading, controlling, हर एक चीज़ effectively करने के लिए आपको coordination की ज़रूरत पड़ेगी. Sometimes coordination between the people, employers, employees, sometimes coordination between plans, your overall plan and your derivative plans, sometimes coordination between different resources, different departments. That is the reason that coordination को essence of management कहा जाता है. Why essence of management? Because management is not possible without coordination. Next question. Which is inherent in managerial job and embodied in all the functions of management? इनमें से कौन सी ऑप्शन inherent है, indispensable है, important है, जिसके बगैर आप काम नहीं कर पाओगे? It is the major part, major component of managerial job and it is embodied in all the functions of management. Management के हर function में उसकी ज़रूरत पड़ती है. तो अभी हमने डिस्कस किया something that permeates all the functions. So that is coordination. So there can be different ways of asking the same things. Institute ने ये question भी पूछा हुआ है and the previous question also. Next question. Which of the following statement is not correct? Management is goal-oriented process. ये तो correct है. The basic purpose of management is to achieve some goals. कुछ goals हैं जिन्हें achieve करने के लिए management के सारे functions perform किए जाते हैं. So, management is a universal process. मैनेजमेंट की ज़रूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को है, बी इट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, for profit organizations, not for profit organizations, all across the globe. Every kind of an organization requires management.
नेक्स्ट ऑप्शन, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी करेक्ट है. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ऑन गोइंग एक्टिविटी है. एनवायरमेंट डायनामिक है, चेंजेस होते रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपके प्लान्स भी चेंज होते रहेंगे. देन वी हैव मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस. सो क्या मैनेजमेंट रिजिड हो सकता है? रिजिड मतलब व्हेन देयर इज नो चेंज टेकिंग प्लेस. नहीं, दिस इज इनकरेक्ट. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस. बिकॉज हम इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी ऑल्सो हैव टू कीप ऑन चेंजिंग आवर फंक्शंस. अकॉर्डिंगली हमें अपने फंक्शंस में, एक्टिविटीज में चेंजेस लाने पड़ेंगे, नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे, नए तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करेंगे, उन्हें कोऑर्डिनेट करेंगे, अकॉर्डिंगली हमें अपने स्टाफ को भी मोटिवेट करना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ना कि रिजिड प्रोसेस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजर्स. इनमें से मैनेजर्स का फंक्शन कौन सा नहीं है? डिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, प्लानिंग. प्लानिंग तो प्राइमरी फंक्शन है, ये तो है ही. लीडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस. रिमेंबर, प्लानिंग, organizing, directing, staffing, controlling, these are the 5 important, the basic functions of managers or management. And leading is a very important part of directing functions, influencing your employees, motivating your employees, guiding your employees. And organizing, plans को execute करने के लिए आपको different resources को organize करना पड़ता है. You have to divide the tasks into small activities. हर एक activity को करने के लिए accordingly आप resources allocate करते हैं. So organizing is also a very important function. And then we have designing. Designing कोई भी function नहीं होता है of manager. So correct option here is option A. Moving further to the next question, the view that sees profit maximization as the main objective is known as shareholder theory, agency theory, stakeholder theory, or stewardship theory. So there is no theory like stakeholder theory and shareholder theory in your syllabus. आपके syllabus में सिर्फ 2 theories हैं, agency theory and stewardship theory. So out of agency theory and stewardship theory, the theory that believes in profit maximization as the main objective, that is option B, agency theory. So agency theory basically क्या मान के चलती है? It shows the relationship between the agents of the company. Agents मतलब managers who have been appointed by the owners, by the shareholders, and the relationship between principals. Principal कौन होते हैं? The owners, the shareholders. So इन दोनों के बीच का relationship has been depicted by both agency theory also and stewardship theory also. Agency theory ये मान के चलती है that agents और principals दोनों के जो interests हैं they are conflicting in nature. यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो ये मान के चलते हैं दैट एजेंट्स अपना फ़ायदा देखते हैं, दे वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. ऑन द अदर हैंड स्टीवर्डशिप थ्योरी ये मान के चलती है दैट एजेंट्स और प्रिंसिपल्स में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है. प्रिंसिपल्स को ट्रस्ट होता है अपने स्टीवर्ड्स पर दैट जो स्टीवर्ड्स हैं वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करेंगे. सो इट इज़ एजेंसी थियरी जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड द मेन ऑब्जेक्टिव. क्लियर? Next question, and a very simple one. Selection is a process of rejection and hence it is called a dash process. क्योंकि हम selection के process में candidates को reject करते हैं, सिर्फ कुछ candidates को select किया जाता है और बाकी candidates क्या हो जाते हैं? reject हो जाते हैं. That is why it is called a dash process. Positive, negative, either A or B, none of the above. So of course क्योंकि हम कुछ candidates को reject करते हैं and only one or few individuals are selected depending upon the vacancies, so selection को कहा जाता है negative process because it is a process where we are selecting the best candidates for us और बाकी candidates reject हो जाते हैं. On the other hand, recruitment is a positive process. बिकॉज यहाँ पर आप इन्वाइट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. जब तक आपके पास एक अच्छा सूटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं आएगा आप अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज T group training is also known as classroom training, apprenticeship training, internship training और sensitivity training. So T group training को हम और क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग मेथड है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाता है. तो क्योंकि बिकॉज यू आर इन अ ग्रुप, आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शंस होती हैं, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स एज वेल एज योर सेल्फ.
कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरों की ओपिनियंस क्या है, उससे भी रिस्पेक्ट करना. एट द सेम टाइम आप अवेयर होते हो अबाउट योर ओन सेल्फ, दैट आपको क्या पसंद है, व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट इज इट दैट यू कैन इम्प्रूव. सो दैट इज व्हाट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग दैट इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सेटिंग इज ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, स्टेप बाय स्टेप और जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग. सो ऐसी ट्रेनिंग जो इंडिविजुअल्स को दी जाती है अवे फ्रॉम देयर एक्चुअल वर्क सेटिंग, जहां पर एक्चुअली आपको काम करना है, वहां पर आपको ट्रेन नहीं किया जा रहा, बट देयर इज सम अदर प्लेस, वहां आपको ले जाया जाता है और वहां पे आपको ट्रेन किया जाता है. सो एनी ट्रेनिंग दैट इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क सेटिंग इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ये इसके नाम में ही है. ऑफ द जॉब मतलब अवे फ्रॉम योर जॉब. सो जब आपको क्लासरूम्स में ट्रेन किया जा रहा है, बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी जा रही हैं या कॉन्फ्रेंसेस में ले जाया जा रहा है, ऑल दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होगा? ट्रेनिंग दैट इज गिवन टू यू एट द एक्चुअल वर्क सेटिंग, जहां आपको काम करना है वहीं पर आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है. एंड देन स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग. सो ये कोई ट्रेनिंग मेथड नहीं होता है. जो यहाँ पर जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग दिया हुआ है उसके अंडर आप स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से वर्कर्स को ट्रेन करते हैं. सो दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ट्रेनिंग दैट इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सेटिंग. सो दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. अब जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है? रोल प्लेइंग, केस स्टडीज, लेक्चर्स, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑफ द जॉब मतलब हो गया अवे फ्रॉम योर एक्चुअल वर्क प्लेस. एक हॉल में या एक कॉन्फ्रेंस रूम में या क्लासरूम में रोल प्लेइंग दी जा रही है. मे बी यू हैव टू एक्ट एज अ सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द बायर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो एक सेलर बायर को कोई प्रोडक्ट कैसे बेचेगा, अगर कस्टमर नाराज हो गया तो हाउ यू गोइंग टू हैंडल दैट पर्टिकुलर कस्टमर, how you're going to solve the grievances of the customer. So role playing, that is also off the job training. Case studies दी जाती हैं, आपको real life business problems दी जाएंगी, you have to find a solution for that. So that is also off the job training. और lectures जब हमें दिए जाते हैं या classroom में हमें instructions दी जाती हैं, ये सब क्या है? Away from your actual work setting. So यहाँ पे ये सारी ही off the job training methods है. Next question, external sources of recruitment include. So you all know what is recruitment. Recruitment एक positive process है जहाँ पे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट. नाउ रिक्रूटमेंट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. सो देयर आर बेसिकली टू कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो यहाँ पे हमसे पूछा है एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हैं रिक्रूटमेंट के. एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होंगे? ऑब्वियसली विच आर नॉट फ्रॉम योर ओन ऑर्गेनाइजेशन. बाहर से आउटसाइडर्स को जब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके थ्रू आप अपनी जॉब वैकेंसीज को फिल करना चाहते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, advertisements, employee walk-ins. So the correct answer is option D, all of the above. ये सारे ही external sources of recruitment है. Employment exchange क्या होती है? जहाँ पे जो candidates होते हैं, जो job seekers हैं basically, वो अपने को register करते हैं. Also the job givers, the companies, they also get themselves registered here. So जब भी कोई vacancy होगी, so जो job seekers हैं जिन्होंने अपने आप को register किया है, उन्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा that so and so job is available. So accordingly you can go and apply for the job. That is employment exchange. Advertisements आप सबको पता है. So whenever companies have any vacancies, वो क्या करती हैं? Advertise कर देती हैं that this is the post और उसके लिए हमें ये qualifications चाहिए हैं, इतना experience चाहिए है. This is what we are looking for in a particular candidate. And then we have employee walk-ins. Employee walk-ins वो सारे individuals होते हैं, candidates होते हैं, जो without any prior appointment they just simply walk into a particular organization जहाँ पे उन्हें जॉब चाहिए and they appear for an interview there without any prior appointment. So वो भी क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, outsiders को हम recruit कर रहे हैं, that is why it is external source of recruitment. That is why it is external source of recruitment. So correct option here is option D, all of the above. Next question. The process of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job is known as. The process जिसमें हम एम्प्लॉयज की नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करते हैं so that they can work effectively, वो अपना काम सही से कर. What is it called? Training, development, education or none of the above. So this is called training. Development की जब हम बात करते हैं, it is concerned with the overall growth of the employees. And when we talk about education, education में हम simply educate कर रहे हैं, हम information को disseminate करते हैं, मतलब information provide करते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज बेसिकली प्रोवाइड करते हैं.
And option D is none of the above, which is irrelevant here. Next question. Dash is defined as the process of obtaining and maintaining the capable and competent people to fill all the positions from top to operative level. So ऐसा कौन सा process है जिसमें हम अपने top level से लेकर bottom level मतलब operative level में जितनी भी vacancies हैं, जितनी भी job positions vacant हैं, उन्हें हम capable और competent लोगों से fill करते हैं. What is that process called? So now यहाँ पे mostly students क्या करके आ जाते हैं, इसे option C मार्क कर देते हैं, रिक्रूटमेंट, बिकॉज यहाँ पे लिखा है ना ऑब्टेनिंग द केपेबल एंड कॉम्पिटेंट पीपल टू फिल ऑल पोजीशंस, तो आपको लगता है ये रिक्रूटमेंट है. बट ऑलवेज रिमेंबर, रिक्रूटमेंट में अभी हम फिल नहीं कर रहे हैं पोजीशंस. रिक्रूटमेंट में अभी हम सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं द कैंडिडेट सो दैट दे एटलीस्ट अप्लाई फॉर द जॉब. उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप वुड बी सिलेक्शन, जिसमें हम एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं. एंड ट्रेनिंग, आपको पता है ट्रेनिंग कब होगी? जब रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर ट्रेनिंग दी जाएगी. सो बेसिकली ये रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज कंसर्न्ड विद द ह्यूमन रिसोर्स, जहां पर आप अपनी टॉप पोजीशन से लेकर ऑपरेटिव लेवल तक जितनी भी पोजीशंस वेकेंट हो रही हैं, आप उसके लिए कॉम्पिटेंट केपेबल लोगों को ऑब्टेन करते हैं. एट द सेम टाइम उन्हें मेंटेन करते हैं. मेंटेनेंस के लिए उन्हें ट्रेन करना, डेवलप करना, कॉम्पनसेट करना, everything is a part of staffing function. So here our correct option is option A, staffing. Next question. Dash refers to the assigning of rank and responsibility. कौन से प्रोसेस में हम रैंक्स असाइन करते हैं? रैंक्स मतलब पोजीशंस along with the responsibilities, कि आपको क्या काम करना है, what is the task that you need to perform. ये आपकी पोजीशन है और इस पोजीशन पे रह के आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सो जब ये किया जाता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रेनिंग? नो, ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड विद imparting skills and knowledge to the candidates who have been selected for a particular position. Development क्या होता है? Overall growth of the employee. Education is just concerned about imparting the knowledge, theoretical knowledge provide करना. So now we are left with just option, that is placement. So yes, that is our correct answer, option D. Placement refers to assigning the rank and responsibility. Once the employees have been selected for a particular job position, उसके बाद उन्हें place किया जाता है. प्लेस करना मतलब जिस रैंक के लिए, जिस पोजीशन के लिए आपने उन्हें सिलेक्ट किया है, अब आप ऑफिशियली वो रैंक, वो पोजीशन उन्हें असाइन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड. सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी. आपको पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करना है. यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो क्या रैंक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑफिशियली जब हम उसे असाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट. Next question. Which activity brings the job seeker and employer in contact with one another? Job seeker कौन हुआ? Somebody who is seeking a job, जो एक job ढूंढ रहा है, जिसे job चाहिए है. And employer कौन हुआ? जो job देगा. So ऐसी कौन सी activity होती है जो इन दोनों parties को इकट्ठा करती है? Job seeker and employer. Is it recruitment, selection, induction or placement? So this is recruitment. सिलेक्शन क्या होता है? जब रिक्रूटमेंट हो जाती है, जब कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयर इन टच आ गए, इन कांटेक्ट आ गए, फिर जब उनका इंटरव्यू होगा, बातचीत होगी, फाइनली एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा. उसके बाद इंडक्शन और प्लेसमेंट होता है. प्लेसमेंट, as I already told you, assigning the rank and responsibility, assigning the positions, and induction is the process of introducing a particular employee to the organization. जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नया एम्प्लॉय है, तो उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब फेमिलियर करवाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री थी, ओवरऑल पॉलिसीज क्या है. सो दैट इज इंडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज वाइटल फॉर डिटर्मिनिंग पर्सनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर. वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट. सो जब आप डिटर्मिन कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्स नीड फॉर द फ्यूचर, कितने लोगों की आपको जरूरत पड़ सकती है, सो दैट इज कॉल्ड manpower planning. Option A here is correct, which now is called human resource planning. So whether you call manpower planning or whether you call human resource planning, it's one and the same thing. Next question. The basic internal sources of recruitment are transfers, promotions, dependents, all of the above. So देखो, generally जो दो basic sources होते हैं वो होते हैं transfers and promotion, but in your module dependents को भी basic internal source of recruitment में डाला गया है.
डिपेंडेंट्स नो डाउट इंटरनल सोर्सेज होते हैं, लेकिन बेसिक नहीं होते. बेसिक सिर्फ दो होते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन. सो दे हैव इंक्लूडेड डिपेंडेंट्स ऑल्सो इन द बेसिक इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. सो आप भी यही मार्क करके आओगे. ट्रांसफर सिंपली मीन्स दैट जब आप एक एम्प्लॉय को मूव करते हैं फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, बट एट द सेम लेवल, विच मीन्स दैट आपका जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, एज सच वो चेंज नहीं होता है. यू गेट सिमिलर सैलरी, पे ग्रेड लेवल सेम होता है. इट्स जस्ट दैट आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एज बैंक मैनेजर काम कर रहे थे in Delhi, but now you have been transferred, you have been moved from that position as a bank manager of a branch in Delhi to a bank manager of a particular branch, let's suppose in हिमाचल. प्रमोशन क्या होता है, ये भी इंटरनल सोर्स है, बट इसमें जो मूवमेंट हो रही है एक पर्सन की फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, ये सेम लेवल की नहीं है. व्हेन यू आर बीइंग मूव्ड to a higher level. And dependence as internal source of recruitment मतलब जो diseased employees हैं, जो मर चुके हैं, उन पे जो लोग डिपेंड कर रहे थे, उन्हें ही जब आप diseased employee की पोजीशन पे रख लेते हैं. So all these options here, transfer, promotion, dependence, are basic internal sources of recruitment. Next question. Dash skills are related to the maintenance of successful relationship between peers and subordinates. So ऐसे कौन सी skills होती हैं which are concerned with the relationship, अच्छे relationship build करना, maintain करना between your peers, अपने colleagues के साथ, अपने subordinates के साथ. So that is called option B, interpersonal skills. Decision making skills क्या होती हैं? which are concerned with improving your decision making ability, आपकी decision making ability को improve करने के लिए, so that आप अच्छे decisions ले पाए. And operating skills क्या होती हैं? The ones which are concerned with doing a particular task or an activity properly, ताकि आप अपना task, अपनी activity, अपने functions, operations अच्छे से effectively perform कर पाएं. So उसके लिए जो skills आपको impart करी जाती हैं वो होती हैं operative skills. And option D is all of the above, which cannot be true because our correct option here is option B, interpersonal skills. Next question, the process which involves growth of an employee. So when we are talking about the growth of the employee, वो क्या होता है? It is development, because training is not concerned with the growth. Training is concerned with knowledge, improving or increasing the knowledge plus skills. Development is concerned with overall growth, and education is concerned with just the knowledge, theoretical part. ट्रेनिंग में आपको थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज दी जाती है, और डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं. फॉर एग्जांपल, आपके लिए वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड अदर सच एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, व्हिच आल्सो इज इररिलेवेंट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोरोबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है which does not match or which does not justify or conform to the concept of management as a science. So management को science भी कहा जाता है, and there are three important reasons for that. That science की तरह management में भी cause and effect relationship होता है. So that means ये तो करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एम्प्लॉयज को रिक्वायर्ड अथॉरिटी नहीं देंगे, काम करने की पावर नहीं देंगे, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, टास्क साइन कर रहे हैं, लेकिन उतनी अथॉरिटी नहीं दे रहे, पावर नहीं दे रहे काम करने की, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? दैट जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने दी हैं, एम्प्लॉयज उसे इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, इनएफिशिएंसी आ जाएगी उनके काम में. सो अथॉरिटी ना देना, पावर ना देना, दैट इज द कॉज. और इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ? दैट आपके काम में इनएफिशिएंसीज आ गई. सो साइंस की तरह मैनेजमेंट भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है. देन द टेस्ट ऑफ वैलिडिटी, जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैलिड होते हैं, किसी भी टाइम आप उन्हें टेस्ट कर लीजिए, दे विल बी वैलिड. सिमिलरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी वैलिड होते हैं, यू कैन टेस्ट देम फॉर देयर वैलिडिटी. फॉर एग्जाम्पल, जो आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, दैट यू विल रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर. आपके एक से ज्यादा सुपीरियर्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज इन दैट केस क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसके ऑर्डर सुनने और आप काम सही से नहीं कर पाओगे. सो हम इस प्रिंसिपल को टेस्ट कर सकते हैं. हमने दो इंडिविजुअल्स, दो एम्प्लॉयज लिए, एक को हमने सिर्फ सिंगल बॉस असाइन किया और दूसरे के दो बॉसेस हैं. सो अब आप टेस्ट कर सकते हो कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी. द वन जिसका सिर्फ एक बॉस है, उसकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बेटर होगी दैन दी अदर वन, बिकॉज जब दो बॉसेस हैं सो कंफ्यूजन, केओस हो जाएगा, किसकी सुननी है, एंड बेचारा जो एम्प्लॉय है वो काम सही से नहीं कर पाएगा. सो जस्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, दे कैन ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर द वैलिडिटी. देन another feature of science जो कि मैनेजमेंट फॉलो करता है, कोरोबोरेट करता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन. जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं, सिमिलरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो बने हैं, जो हम ये हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते आ रहे हैं या FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ऑल दोज प्रिंसिपल्स ही कैसे बने हैं? ओवर द ईयर्स मैनेजमेंट थिंकर्स ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे हैं, ऑब्जर्वेशंस करी हैं, वर्कर्स को काम करते देखा है, मैनेजर्स को काम करते देखा है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीनों तो कोरोबोरेट करते हैं, मैच करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस. सो वी आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी, पर्सनल स्किल. नाउ ये वो ऑप्शन है विच डज नॉट फॉलो और कंफर्म टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस. मैनेजमेंट एज अ साइंस का ये फीचर नहीं है पर्सनल स्किल, बिकॉज दिस इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. जैसे डिफरेंट आर्टिस्ट अपनी पर्सनल स्किल्स का यूज करते हैं, वैसे ही डिफरेंट मैनेजर्स, डिफरेंट लीडर्स की खुद की पर्सनल स्किल्स होती हैं जिसे वो अप्लाई करते हैं और मैनेज करते हैं या लीड करते हैं. एवरी मैनेजर हैज हिज और हर स्टाइल ऑफ वर्किंग, क्योंकि वो उनकी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है. सो पर्सनल स्किल की जब बात आती है तो इट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, नॉट एज अ साइंस. And finally, the last question is, dash involves mission and objectives, organizing, planning, staffing और coordination. इन concepts में से किस concept में mission और objective set किए जाते हैं, mission formulate करी जाती है कि आपका purpose क्या है, हमें क्या करना है, क्या हमारे objectives हैं. So that is done in the very first function of management, that is planning. Planning is a process of deciding what needs to be done, how it needs to be done, by whom it needs to be done, right? तो क्या करना है, हमारे goals, objectives, mission क्या है. This is the first thing that companies need to decide. So that will be decided under the very first function of management, that is planning. उसके बाद अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन योर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा. उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को डिटरमिन किया जाएगा. एंड कोऑर्डिनेशन तो आपको पता है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये एक ऐसी एक्टिविटी हम कह सकते हैं विच परमिएट्स ऑल द फंक्शंस. हर फंक्शन करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर important multiple choice questions of management. I hope you liked the session. If you did like the session, share it with your friends.